Sisters and all my respective elders, myself Aqib Sheikh, the host for today's program. I welcome every one of you who are present over here. And before we will be starting anything, I request our National President, Dr. Syed Qasim Rasool Ilyas, to please take the chair. So on behalf of WPI Mumbai, I welcome him. Now next, I would request Mr. Ibrahim Sharif Saab, वेलफेयर पार्टी मुंबई प्रेसिडेंट, टू प्लीज टेक द चेयर। यहाँ पर मौजूद तमाम सामीन और हमारे मेहमान का मैं WPI मुंबई की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। आज का ये प्रोग्राम जो आपके सामने जो यहाँ बैनर है उस पर जो टॉपिक लिखा गया है, उस टॉपिक के तहत ये प्रोग्राम रखा गया है। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेन की स्पीकर्स जो हैं वो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सैयद कासिम रसूल इलियास साहब हैं। तो मैं एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों का वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में WPI मुंबई की तरफ से। और हमारे प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है उस हिसाब से हम लोग प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। मैं रिस्पेक्टेड जावेद इस्लाही साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पर आए और आज के प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स हैं वो आपके सामने रखें। जावेद इस्लाही साहब। एडवोकेट यूसुफ मशाला साहब से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो स्टेज पे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, हम आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। आज का जो ये प्रोग्राम जो यहाँ पर रखा गया है, एक ख़ास ये प्रोग्राम है और इस मुंबई शहर के चुनिंदा लोगों को इसमें मदऊ किया गया है कि आज मुल्क के जो हालात हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, जिससे सिर्फ मुसलमान ही मुतासिर नहीं हैं, बल्कि ये कहना सही होगा कि मुल्क का हर तबका इससे मुतासिर है। चंद लोगों के हाथ में तमाम वसाइल हैं और जो सिमटते ही जा रहे हैं और चंद हाथों में इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर हमें गौर खौज करने की ज़रूरत है। और सिर्फ गौर ही नहीं करना बल्कि हमें रास्ते निकालने होंगे। यहाँ पर जो जितने भी मदऊ हैं, सामीन हैं, ये बम्बई के, मैंने जैसा कहा कि चुनिंदा लोग हैं जिन्हें समाज की फ़िक्र है, जिन्हें इस मुल्क की फ़िक्र है, जो हालात का उन्हें इदराक है, उन्हें फ़हम है। हम इस ताल्लुक़ से हम आपसे मुखातब होना चाह रहे हैं और डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब के साथ जो एक इंटरेक्शन जो मीटिंग है, जिसमें आप सवालात और जवाब भी इंशाअल्लाह उसमें रहेगा। तो ये हालात जो आज इस दहलीज पर ये मुल्क पहुंच चुका है कि हमारा मुस्तकबिल एक भयानक, एक तबाही के साथ हमारा इस्तकबाल करने के लिए खड़ा है। अगर इस सिमत को बदला नहीं गया, इस सिमत को रोका नहीं गया, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी आप देख रहे हैं एजेंसीज़ हैं जो भी गवर्नमेंट के, उनका किस तरह से हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, जायज़ नाजायज़ जो अदलिया है, ऐसा लग रहा है कि अदलिया की दहलीज पर इंसाफ दम तोड़ दे रहा है। इंसाफ की उम्मीद में कितने लोग के उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल के अंदर ख़त्म हो जा रहा है। फिर दौलत चंद हाथों में सिमटती चली जा रही है। हिंदुस्तान की अवाम अक्सरियत देखें जो गुर्बत की लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। तो ये तमाम चीज़ें, ये बदलाव क्यों कर मुमकिन है अगर हम और आप तमाम लोग मिल बैठकर सोचेंगे नहीं, गौर नहीं करेंगे और एक लाए अमल तैयार नहीं करेंगे, तो यकीन जानिए कि इस मुल्क को बचाने वाला आपके अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि आप ही इस मुल्क का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। आपके अंदर वो कायदाना सलाहियत मौजूद है, आपके अंदर वो इंसाफ करने की एक
जो ताकत आपके अंदर मौजूद है, आपके अंदर आपने इस दुनिया को क़यादत मुहैया की है, आपका माजी बड़ा ताबनाक है और आप ही से हकीकत यह है कि आप ही से इस दुनिया की उम्मीदें भी वाबस्ता हैं कि आप और सिर्फ आप ही इस दुनिया को, इस भटकती हुई इंसानियत को, इस जहन्नम में जाती हुई इस दुनिया की जो जहन्नम है, ये परेशानियों से निजात दिलाना, ये आप ही ये कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि किसी के पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, किसी के पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो आपके पास है। आप तो वो हैं कि जहाँ पर एक जानवर भी आपसे, आपका माजी ऐसा है कि एक जानवर भी आपसे आके इल्तिजा करता है कि इंसाफ के लिए। आप उस कौम के लोग हैं, आप वो लोग हैं। तो इस ताल्लुक़ से जो मीटिंग रखी गई है, तो सिर्फ ये कि ऐसा ना हो कि गुफ्तन नशीदन बर्खास्तन, बल्कि एक लाए अमल हमें इस पर बनाना होगा ताकि इस मुल्क को, इस मिल्लत को, इस जो आने वाले जो एक ख़तरनाक मुस्तक़बिल से बचाया जा सके। एक सही दिशा, एक सही रुख, एक लाए अमल तैयार किया जा सके। आप जितने भी डिपार्टमेंट्स ले लें, सब तबाही का शिकार हैं, तमाम के तमाम तबाही का शिकार हैं। आप बिजनेस लीजिए, एक्सपोर्ट ख़त्म हो गया, सिर्फ इंपोर्ट हो रहा है, सिर्फ इंपोर्ट। हमारी जो करेंसी है, करेंसी डीवैल्यू होती चली जा रही है। और आप जिस शोबे में भी देखें, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी सरवाइव करना चाहे तो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो बोलें क्या, कहें क्या, करें क्या। इस सिचुएशन में इस मुल्क को पहुंचा दिया गया है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक उम्मीद की किरण है। जाहिर सी बात है कि इसके अफराद कम हैं, इसके वसाइल कम हैं, लेकिन एक अज़्म है, एक इस क़यादत के अंदर एक सलाहियत है, एक ईमानदाराना जज्बा है, जिसको लेकर ये क़यादत आपके सामने आई है ताकि आप और हम मिलकर इस मुल्क के मुस्तक़बिल का लाए अमल तय करें। मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारे बीच सैयद कासिम रसूलिया साहब, इनसे इंटरेक्शन है, तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू सर। मैं अभी आपके सामने एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन WPI मुंबई की तरफ से प्रोग्राम रखा गया है। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी है, उसका मोटो क्या है, उसका विजन क्या है, उसकी स्थापना कब हुई और इस मुल्क के कितने स्टेट्स में उसका एग्जिस्टेंस है। हमने बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जो है वो लोकल बॉडी इलेक्शंस और जो दूसरे इलेक्शंस है उस पर पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर जो हमारे विनिंग कैंडिडेट्स हैं और उसके बाद इस मुल्क के अंदर हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो तमाम चीज़ें हम लोग आपके सामने रखेंगे। और जो कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत डिटेल गुफ्तगू जो है वो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आपके सामने रखेंगे। मैं इन स्लाइड्स के जरिए से कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। 10 years back, Welfare Party of India (WPI) was formed as an alternative and trend-setting political initiative. It was not in addition to the existing 1761 political parties. वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो हमारे देश के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारा ये मानना है कि हम उसमें कोई एक एडिशन नहीं है। मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं तो उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम वेलफेयर पार्टी है, ऐसा नहीं है। वेलफेयर पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी तो है, लेकिन उसके साथ साथ वेलफेयर पार्टी जो है वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट का भी नाम है। उसके पास एक आइडिया है वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स का, उसके पास एक आइडिया है वेलफेयर स्टेट का। तो ये जो टर्मिनोलॉजी जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, इस पर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो है वो डिटेल में आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। यहाँ पर दो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट स्लोगन है जो मैंने आपके सामने रखा, एक तो आइडिया ऑफ वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, मूल्यों पर आधारित राजनीति और अक़दार पर मबनी सियासत, और सेकेंड जो आइडिया वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो पूरे देश भर में अपने कल्चर में, अपनी गुफ्तगू में, अपने इंटरैक्टिव सेशन में द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट की जो बात हम करते हैं कि हम जो है वो इस मुल्क के लिए वेलफेयर स्टेट का ख्वाब रखते हैं। तो वेलफेयर स्टेट के जरिए से वेलफेयर पार्टी इस मुल्क के लोगों को क्या बताना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, ये चीज़ें आपके सामने टाइमली आते रहेंगी।
उसके बाद मैंने आपके सामने एक चीज़ ये भी कहा कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का जो एग्जिस्टेंस है 2011 के बाद से लेकर आज तकरीबन इस मुल्क में वेलफेयर पार्टी ने अपने 12 साल मुकम्मल किए, और इन 12 सालों में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का जो एग्जिस्टेंस है वो अराउंड 12 स्टेट्स में है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर हमारी लोकल बॉडीज़ में और पंचायत इलेक्शंस और नगर परिषद के जो इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी का वन ऑफ द मेन जो मोटो होता है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद हम अपने रिप्रेजेंटेटिव वहां भेजते हैं, और विद द हेल्प ऑफ पावर्स जो भी काम हम कर सकते हैं उस पावर का इस्तेमाल करके वो तमाम चीज़ें भी मैंने शॉर्ट में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक दो स्टेट्स को एज एन एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा। अभी विजन जो है वो टू लैंड वॉइस टू द वॉइसलेस एंड टू रीच द फ्रूट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द डेवलपमेंट टू द लीस्ट एम्पावर्ड। अभी जो आपके सामने जावेद भाई ने जो बातें रखी है कि एक बहुत बड़ा गैप है, राहुल गांधी ने भी अभी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर एक जो गुफ्तगू नेशन के सामने उसने रखा है वो ये थी कि हमारे मुल्क के अंदर जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर ये बहुत बढ़ते जा रहा है, और हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैंड्स तक पहुंच रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो। तो वेलफेयर पार्टी जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर जब बात करती है तो उसके जरिए से वो क्या समझाना चाहती है ये चीजें भी आपके सामने आएगी। मैंने वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स और वेलफेयर स्टेट ये दो टर्मिनोलॉजी आपके सामने भी यूज किया है, इस पे भी हम बहुत डिटेल में हमारे सदर साहब से अपनी बातें सुनेंगे। नेशनल लेवल पर वेलफेयर पार्टी का जो एग्जिस्टेंस है, अगर हम नॉर्थ से शुरू करें तो दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और केरला है। ये वो 11 स्टेट्स है जहां पर हमारी स्टेट कमेटी अवेलेबल है। और अगर मैं हमारी रियासत की बात करूं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अराउंड हम लोग 13 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट हैं। मुंबई, थाने, नासिक, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, परभनी, जालना, बीड़, नांदेड़, अकोला, यवतमाल और नवी मुंबई। महाराष्ट्र में नगर परिषद के अंदर WPI की 4 सीट्स हैं। हमारे 4 कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर विनिंग है। उसके बाद मैंने एक दो स्टेट्स एज एन एग्जांपल आपके सामने रखा है, स्लाइड्स आपके सामने हैं तो क्लियरली आप चीजें जो है वो देख सकते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पर कर्नाटका है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, जहां पे हमने लोकल बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जो सीट्स जीती हैं वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। एक विजन जो हम लोग फ्यूचर में लेकर चल रहे हैं, हमारे मुंबई प्रेसिडेंट उस रिगार्डिंग आपके सामने बात रखेंगे। जैसे एक हमारा अभी प्लानिंग था कि हम जो है वो फ्यूचर में महाराष्ट्र के अंदर एक लिक्वर फ्री महाराष्ट्र की डिमांड करेंगे, जिस तरह से गुजरात में या बिहार में जो चीजें हैं। मैं इस रिगार्डिंग एक बात हाउस के सामने रखना चाहता हूं। केरला WPI ने वहां के लोगों के लिए एक मूवमेंट का इनिशिएटिव लिया था, लैंड फॉर लैंडलेस, यानी जो लोग जमीन जिनके पास जमीनें नहीं है, तो ये वेलफेयर पार्टी का एक इनिशिएटिव था कि सरकार जो है ऐसे लोगों को जमीन दे। तो वहां पर हमारा जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट को वहां की जो गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उसने उस मूवमेंट की चीजों को समझा और फिर उस मूवमेंट का जो हमारा जो कोड था लैंड फॉर लैंडलेस, इसको वहां पर उन लोगों ने अपनी असेंबलीज में डिस्कशंस में लाया और फिर बाज़ाब्ता तौर पर इस पर वहां पर कानून बनाए गए और लोगों को जो है वो घर बनाकर दिया गया। तो इस रिगार्डिंग में बहुत सारी चीजें तफसील से आपके साथ जो है वो थोड़ी देर में आएंगी। हर पॉलिटिकल पार्टी की जो बुनियाद होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी का जो एग्जिस्टेंस होता है, उनका कुछ बेसिक जो है वो आइडिया होता है, कुछ उसकी बुनियादें होती है। वेलफेयर पार्टी जो है वो उसकी जो बुनियाद है वो आदिल पर है, जस्टिस पर है, इंसाफ पर है। हम कंप्लीट जस्टिस की बात करते हैं। कुछ और एक्टिविटीज जो WPI इस मुल्क में काम करती है, जैसे मैंने कुछ बेसिक जो चीजें हैं पिछले 11 सालों का अगर आप एनालिसिस करोगे तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है, पॉलिसी मेकिंग एंड पब्लिक ओपिनियन है, धरना है, एजुटेशन है, प्रोटेस्ट है, प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव डेमोक्रेसी एंड वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स है, ऑपोजिशन का रोल प्ले करना, गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसे लोगों तक लाने की कोशिश करना। इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो आपके सामने हमने रखने की कोशिश की है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। और सदर साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद हमने जो है वो, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रोग्राम को जो है वो
एक वन वे प्रोग्राम नहीं रखा है, बल्कि एक इंटरैक्टिव सेशन बनाने की कोशिश किया है कि आप इन बिटवीन में अगर चाहें तो कुछ सवाल पूछ सकते हैं, या हमारी गुफ्तगू मुकम्मल होने के बाद अगर आपके जहनों में कुछ क्वेश्चंस आए तो वो क्वेश्चंस भी आप जो है वो सदर साहब से पूछ सकते हैं। तो ये एक छोटे से प्रेजेंटेशन के बाद मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुंबई के प्रेसिडेंट एंड वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया मुंबई इब्राहिम शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और मुख्तसर में अपनी गुफ्तगू सामीन के सामने पेश करें। नेशनल प्रेसिडेंट इलियास साहब और मुअज़्ज़िज़ मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबसे तो हो चुका है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम है। जब भी पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन इस मामले में बात होती है तो हम सब ने अक्सर नोट किया होगा कि हमारे तबसरे में हमारे पॉलिटिशियंस की बहुत ज़्यादा बुराइयां होती है, और ऐसे केसेस भी जो सामने आते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पॉलिटिशियन ये डिजर्व भी करते हैं कि उनकी बहुत सारी बुराइयां की जाए, लेकिन जो बुराइयां हम उनकी करते हैं और जो उनके मामलात हमारे सामने आते हैं, ये हकीकत में तस्वीर का एक रुख है। अगर तस्वीर का दूसरा रुख जिस पर गौर किया जाए तो वो जब उनका पॉलिटिकल करियर शुरू होता है, वहां से ये मामला शुरू होता है। मैंने एक छोटे से, जैसा पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शंस लड़ती है, इसमें सबसे छोटा इलेक्शन कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है। मैंने देखा है जब एक नगर सेवक का इलेक्शन होता है और कोई आदमी उसका कैंडिडेट होता है, वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसमें उसे बहुत सारे हेड्स चाहिए होते हैं। जब उसे बहुत सारे हेड्स चाहिए होते हैं तब पब्लिक की तरफ से और आम लोगों की तरफ से उस वक्त उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। उसके साथ जितने हेड्स हमें नजर आते हैं, जनरली हर हेड की एक कीमत होती है। जनरली उसके पास लोग आते हैं, भाई मैं आपके साथ हूं, मेरे साथ इतने लोग हैं, सबका इतना इतना पैसा है। अब क्योंकि वो इससे पहले एक मरहले से गुजर चुका होता है, जो आम तौर पर इलेक्शन लड़ने के लिए किसी भी पार्टी से टिकट लेने का मामला होता है। टिकट की भी एक भारी कीमत होती है, वो कीमत अदा करके वो उस पड़ाव से इस पड़ाव पर आ चुका होता है। अब इस पड़ाव पर उसका जनता की तरफ से एक एक्सप्लॉयटेशन चलता है बड़ा के, और वो एक्सप्लॉयटेशन यहां तक चलता है कि हमारे कॉरपोरेशन का इलेक्शन का बजट उस एक्सप्लॉयटेशन में 40-50 लाख और पता नहीं कितने CR तक मुंबई के कॉरपोरेशन के इलेक्शन का बजट पहुंच चुका है। दोस्तों, हम जब इन पॉलिटिशियंस की बुराई करते हैं तब ये सारी हिस्ट्री हमारे सामने नहीं होती। हमारे सामने सिर्फ होता है ये पॉलिटिशियन है और इसने ये किया ये किया ये किया। वो बात सही है, उनके उस अमल को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी जो वजह है इस पर हमें गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस इसी तरीके के बने हुए पॉलिटिशियंस हैं। जनरली अगर किसी फैमिली में कोई एक बच्चा होता है जिसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, वो पॉलिटिशियन बनना चाहता है, सबसे पहले उसको उसकी फैमिली प्रमोट नहीं करती है। सबसे पहले उसके फैमिली के लोग उसे पीछे खींचते हैं कि ये पॉलिटिक्स अच्छी चीज नहीं है और इसमें नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ इस बात पर एक डिस्कशन करना चाहता हूं कि इस सिनेरियो में हम लोग अच्छे पॉलिटिशियन एक्सपेक्ट कैसे करेंगे जब हम जिस चीज की हम नियत ही नहीं करेंगे। आज अगर हम किसी स्कूल में चले जाए और वहां पर हम बच्चों से पूछे कि इन बच्चों को बनना क्या है, तो आपको बहुत सारे इंजीनियर्स की बात आ जाएगी, डॉक्टर्स की बात आ जाएगी, आपके सामने बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स एडवोकेट के होंगे, लोग बिजनेसमैन भी बनेंगे, लेकिन हार्डली इल्ला माशाल्लाह कोई बोलेगा कि मुझे एक अच्छा पॉलिटिशियन बनना है। तो ये एक ग्रास रूट है कि कहीं पर कोई इंटेंशन ही नहीं है कि हमें अच्छे पॉलिटिशियंस बनाना है। ये एक इस मामले की जड़ है जहां से इसको हमें शुरू करना होगा। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने सिर्फ वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स ये नाम और ये एक टैगलाइन नहीं दिया हुआ है। हम लोगों से मिल रहे हैं और लोगों के सामने बात रख रहे हैं। हमारी पार्टी में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेशनल
और वाकई ऐसे लोग हैं जिनके साथ एक अच्छा पॉलिटिकल माहौल शेयर किया जा सकता है। ये सिर्फ ज़बानी नहीं कह रहा हूं, मैं इस पार्टी के लिए 2017 से काम कर रहा हूं और 2017 में अक्रॉस द कंट्री मैंने जब जहां लोगों से मिला, जो मीटिंग्स हुई, वाकई मैंने इन लोगों में एक डिफरेंस पाया। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हमारे साथ है, आई सल्यूट टू हिम। एक खास बात के लिए, ये उमर खालिद के वालिद है जो 2 साल से अरेस्ट है। इसके बावजूद इनके एफर्ट्स में कहीं कोई कमी नहीं आई। देखिए, ये जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको हुकूमत ने अरेस्ट किया गया है, उसके पीछे एक ही मकसद है, हुकूमत इनकी आवाज को दबाना चाहती है। और इसके बावजूद जैसा मैंने कहा कि इसमें हमारी पार्टी के लोगों के मामले में अब तक ये कामयाबी उन्हें नहीं मिल सकी है। उमर खालिद को जो अरेस्ट किया गया वो हमारी पार्टी के प्रोग्राम जो अमरावती में हुआ था उसकी एक स्पीच को लेकर अरेस्ट किया गया। फिर बाद में दिल्ली फसादात, जबकि दिल्ली फसादात के पीरियड में वो वहां पर प्रेजेंट भी नहीं थे। चंद दिनों पहले हमारा एक प्रोग्राम इसी पर हुआ, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए हमने बहुत सारे सिग्नेचर्स ली और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजी हमने। जिस वक्त हम ये सिग्नेचर्स ले रहे थे, दोस्तों सोचो एज अ सिटीजन हमारी वैल्यू क्या रह गई है, ये मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। हमने 2 जगह ये प्रोग्राम कंडक्ट किया, एक मलाड मालोनी में जहां पर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो आगे साहब अभी आपके साथ में आपके सामने थे, वो वहां पर कंडक्ट कर रहे थे। और हम लोग कुरला में मरकज मस्जिद के पास पुलिस के इतने सारे डिपार्टमेंट, विनोबा भावे नगर की पुलिस, सीआईडी, फिर कोई मुस्लिम ब्रांच, इतने सारे लोग और इतने सारे सवालात, जैसे हम पता नहीं हम क्या काम कर रहे थे। एक छोटी सी बात थी, हमारे नजर में ये इतने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनके लिए हम कुछ पब्लिक के सिग्नेचर्स ले रहे हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं, जो मैं समझता हूं किसी सिटीजन का बहुत छोटा सा राइट है। अच्छा, हमारे साथ तो ये हुआ। मलाड मालोनी में तो जैसे हमारे आकिब साहब प्रेजेंट परमिशन के लिए गए, इनको लिटरली वहां पर डिटेन कर लिया गया। इनको सुबह से शाम तक कि नहीं भाई आप ये प्रोग्राम नहीं कर सकते। दोस्तों सोचिए कि हमारा जो पॉलिटिकल लेवल है, हमारे सिटीजन्स के जो हमारे राइट है सिटीजनशिप के, उस राइट्स को किस तरह से कुचला जा रहा है, किस तरह के नीचे के। हम एक सिग्नेचर कैंपेन भी हमारे लिए इतना मुश्किल हो चुका है और हम सब सिर्फ तबसरे वाले मोड़ पर है। हम जितना भी मैंने पॉलिटिक्स के मामले में देखा है, जब भी किसी से बात करो तो एक कॉमन सेंटेंस, हम पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, हमें सियासत में मत बुलाओ, हमको सियासत के अलावा और कोई काम होगा तो बोलना। दोस्तों अगर हम इसी मोड़ पर रहेंगे कि हम सियासत से दूर रहेंगे, सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, तो एक दिन हमारी जितनी भी कामयाबी है जो हमने हमारे एजुकेशन, हमारे बिजनेस और हमारे सारे एफर्ट से हासिल की है, इन सारी कामयाबियों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छी गवर्नमेंट की जरूरत है। ये बात हमें ज़हन-नशीन कर लेनी चाहिए। और एक अच्छी गवर्नमेंट हमें बगैर एफर्ट्स के पॉलिटिक्स को दूर रखते हुए कभी नहीं मिलेगी। हमें पॉलिटिकल होना पड़ेगा। हम जिस किसी बिजनेस में हो, हम जिस किसी शोबे में हो, हम जितना टाइम स्पेयर कर सकते हैं हमें उतना टाइम स्पेयर करके एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिससे ये चीजें हमारे लिए आसान होगी। मैंने अभी जो बातें आपके सामने रखी, ये एक तरफ पॉलिटिशियंस वाली बातें थी, दूसरी तरफ एज अ सिटीजन, जनता के तौर पर हमारा क्या रोल होना चाहिए, ये सारी बातें थी। दोस्तों वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है इलेक्शन लड़ना, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने बहुत सारे लोकल बॉडी के इलेक्शन लड़े हैं। केरला में हमारी कहीं 60 अबव सीट्स है, राजस्थान में है, बेंगलोर में 30 अबव सीट्स है। हम लोग मुंबई में इस चीज को शुरुआत करना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि जिसका आप लोगों का खुद का, आप लोग आपकी फैमिली में से जिन लोगों का पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, लोगों को प्रमोट करें और यकीन मानिए वेलफेयर पार्टी के साथ
आपके रिश्ते के जो भी रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, जिनको भी आप पॉलिटिकल पार्टी की तरफ भेजेंगे, सारे लोग एक सेफ हैंड्स में होंगे। ये सिर्फ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसके साथ बाकायदा इंटेलेक्चुअल्स, एक्सपर्ट्स और बहुत सारे कैडर्स का एक बहुत अच्छा ग्रुप है। और खास तौर से मुंबई में हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को इस आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, बल्कि इसके अलावा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को भी टेकअप कर रहे हैं। चंद दिनों पहले मेरी नजर से एक वीडियो गुजरा था, मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आप लोग देख ले, उसके बाद मैं उस पर बात करूंगा इंशाल्लाह। होगा और इनकी बातों पर गौर करना होगा। इस वीडियो को जरूर देखें। बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक चिंतक हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, वामपंथी चिंतक हैं, जो इस चिंता में घिरे जा रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। सांप्रदायिक शक्तियां मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं और मुसलमानों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, उनको अलग थलग करने की कोशिश कर रही हैं, उनके धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश कर रही हैं, उनके सामाजिक अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही हैं। ये लोग इस चिंता में घुले जा रहे हैं। लेकिन क्या मुसलमानों को भी इसकी चिंता है? बिल्कुल नहीं। आज जुमेरात है, कल जुम्मा है। देखिए आप, मुसलमान व्हाइट कपड़े पहन के, सर पे टोपी लगा के, मस्ती से सुरमा इतर लगा के नमाज पढ़ेंगे और बिरयानी खा के सो जाएंगे। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में और दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और इससे भी बहुत ज्यादा हुआ तो फिर शाम को किसी, जो कुछ कमी रह जाएगी, शाम को किसी वलीमे की पार्टी में जाएंगे, वहां पे बियर और कबाब खा के अपना मस्ती से आके रात में सो जाएंगे। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक हिजाब का मसला है, अगर उनकी बहन बेटियों का हिजाब उतारा जा रहा है, स्कूलों के दरवाजे पे खड़े होकर टीचर और पुलिस वाले उनकी बहन बेटियों के हिजाब उतार रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ गया? क्या उस हिजाब को उतार देने से मुसलमानों के कबाब और पराठे के स्वाद में किसी तरह की कोई कमी आ गई? नहीं। आप उसका सबसे बड़ा उदाहरण ले लीजिए कि आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, जहां सीए एनआरसी के विरोध में इतना प्रदर्शन हुआ। बूढ़ी औरतें, जवान औरतें, बच्चियां महीनों वहां मैदान के अंदर, सड़क के अंदर ऊपर बैठी रही। किस लिए? ताकि मुसलमानों के अधिकारों का हनन नहीं हो पाए। और आज क्या हुआ? उसके जितने अगुआ हैं आज जेल में सालों से सड़े। क्या आपने कभी देखा है कि मुसलमानों ने उसके लिए आवाज उठाई हो? क्योंकि मुसलमानों का मुद्दा ही नहीं है। मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनकी आत्मा मर जाती है, जिनका आत्मसम्मान मर जाता है, जिनका जमीर मर जाता है, जिनका बुद्धि और विवेक मर जाता है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या हो रहा है। आपने कभी देखा कि ये संगठित होकर ये जो 20 करोड़ गिनतियों पे है, जिनकी गिनती से आरएसएस और भाजपा वाले उनकी नींद उड़ी हुई है, रात को बेचारे सो नहीं पा रहे कि 20 करोड़ हो गए, 20 करोड़ हो गए। अरे ये 20 करोड़ नहीं है, ये जिंदा लाशें हैं जो सिर्फ अपनी कब्रों का इंतजार कर रही हैं। इसलिए आप उनकी चिंता मत करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को गोली बम बारूद चलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो भारत के संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं, कम से कम उनके प्रति तो सजग हो जाओ। उससे आपको किसने रोका है? लेकिन नहीं, इनके लिए दूसरे लोग मरते रहे, दूसरे लोग इनके लिए चिंता करें, दूसरे लोग इनके लिए आंदोलन करें, दूसरे लोग इनके लिए धरना दें, दूसरे लोग इनके लिए प्रदर्शन करें। लेकिन नहीं, ये क्या करेंगे? ये तो भाई मुशायरों में जाके वाह वाह करेंगे, ये जलसों में जाके नारे तकबीर का नारा लगाएंगे, ये उर्सों में और मेलों में जाके भीड़ लगाएंगे। इनको इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनका क्या होगा। ये अपने घरों से उजड़ जाएंगे, अपने मोहल्लों से उजड़ जाएंगे, अपने शहरों से उजड़ जाएंगे और जाके किसी अनाथ आश्रम में या किसी शरणार्थी शिविर में जाके बैठ के जकात और फितरे का और सदके का और दान का और पुण्य का जो की रोटी आएगी उससे खाएंगे, उनका पेट भरेगा। उनकी तो आदत है, क्योंकि ना तो इनका जमीर है, ना गैरत है, ना स्वाभिमान है। इसलिए मैं अपने सारे बुद्धिजीवी भाइयों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करता हूं, कड़बद्ध निवेदन करता हूं कि आप इनकी चिंता छोड़ दीजिए। इनके लिए किसी भी आंदोलन प्रदर्शन आप मत कीजिए, इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए, क्यों यही एकमात्र रास्ता है। अगर ये बर्बादी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इनको नहीं बचा सकते। दोस्तों, इस वीडियो के सुनने के बाद मैंने इस मामले में मजीद तहकीक करने की कोशिश की, तो मुझे गूगल पर एक और रिपोर्ट मिली। ग्रेगरी स्टैंटन, एक जेनोसाइड वॉच फाउंडेशन के फाउंडर है
और प्रेसिडेंट भी है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में जो जेनोसाइड हुआ था उसके पहले उनकी हुकूमत को उसके बारे में अल्टीमेटम दिया था कि आपके यहाँ ये ऐसा हो सकता है, और हुकूमत ने उसको लाइटली लिया और उसके बाद वो इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ वहाँ पर। और उन्होंने एक सिमिलर अल्टीमेटम हमारी कंट्री को भी दिया हुआ है, कहाँ पर मुसलमानों के साथ हो सकता है। तो दोस्तों, इतनी इंफॉर्मेशन सिस्टम पर मौजूद है। मैं इस शख्स को नहीं जानता हूँ, अगर हो सकता है आप में से कोई जानता हो तो मुझे बताएं। इसके एक्सेंट से ये महाराष्ट्रियन लग रहा है। जितनी चीजें सिस्टम पर मिलती है, जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी चीजें सही हो। तो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना, इसके किस हद तक सही है ये पता करना, और इसके बाद में इसमें क्या एहतियाती तदाबीर हम कर सकते हैं। WPI मुंबई ने ये एक टास्क लिया है और WPI चाहेगी कि आप सारे लोग इसमें हमारा साथ दें, और इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अब आपके दरमियान हमारे नेशनल प्रेसिडेंट इलियास साहब अपनी बातें रखेंगे। मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपका दे दूं। आप जो है वो PhD इन केमिस्ट्री हैं और पिछले 2 टर्म से आप जो है वो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और आप जो है वो दिल्ली में रहते हैं। और एक चीज़ जो पिछले कई सालों से जो उनकी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी है, JNU के जो स्टूडेंट थे उमर खालिद, जो पिछले 2 सालों से जेल में हैं, उनके आप वालिद साहब भी हैं। तो मैं WPI मुंबई की तरफ से एक मरतबा फिर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट का वार्म वेलकम करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ आएँ और अपनी बातें रखें। डॉक्टर अस्कर इलियास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। मोहतरम आकिब शेख साहब, इरफान साहब, सिराज तालिब साहब, हमारे नेशनल सेक्रेटरी सिराज तालिब साहब यहाँ मौजूद हैं, यूसुफ हातिम मुछारा साहब, सीनियर एडवोकेट, बॉम्बे हाई कोर्ट, बुजुर्ग और भाइयों, ये प्रोग्राम वेलफेयर पार्टी के तारुफ के लिए नहीं था। अब तक जो गुफ्तगू हुई है वो वेलफेयर पार्टी के तारुफ की शक्ल में सामने आई है। मैं जो बात करने जा रहा हूं आप सामने, उसका आखिरी नतीजा तो ये निकलेगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उस पर किसी तफसीली इजहार ख्याल की जरूरत नहीं है। हम में से हर शख्स वाकिफ है हमारा मुल्क किस रुख पर जा रहा है, जो बरसरदार तबका है उसके अज़ाइम क्या है, उसके इरादे क्या है। अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ढकी छुपी हो, सब चीज़ें हमारे सामने हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हालात का रोना रोने से क्या ये मसाइल हल हो जाएंगे। असल सवाल ये है कि इन मसाइल के पैदा होने में जिस बात पर हमें और आपको गौर करना है, और मेरी गुफ्तगू का फोकस ये होगा, इन मसाइल के पैदा होने में, हालात को यहां तक आ जाने में हमारा यानी हिंदुस्तानी मुसलमानों का क्या कंट्रीब्यूशन है। ये बात जब मैं कह रहा हूं तो आपको बहुत अचंभे की बात लगेगी कि ये कैसी बात है कि जुल्म हम पर हो रहा है, ज़्यादती हमारे साथ हो रही है, हमारे पर्सनल को छेड़ा जा रहा है, हमारी जान माल इज्जत आबरू दीन ईमान, हमारे मदारिस, हमारे असली तालीम इदारे, हर चीज़ पे अटैक हो रहा है। और फिर आप ये कह रहे हैं कि इन हालात के लिए बिलवास्ता तौर पे हम ही जिम्मेदार हैं। मैं जब ये बात कहता हूं तो मेरे सामने तारीख का वो पूरा पस मंजर होता है। हिंदुस्तान में बाद वक़ात लोग ये समझते हैं कि हम अक़लियत में हैं, माइनॉरिटी में हैं, इसलिए इन हालात से हम गुजर रहे हैं। बाद लोग ये समझते हैं कि हम तालीमी तौर पे पसमानदा हैं, कमज़ोर हैं, इसलिए इन हालात से हम जूझ रहे हैं। बाद लोगों का ये ख्याल है कि माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, इकनॉमिकली हम लोग जो हैं वो पसमानदा है, हमारी हालत ख़राब है, इसलिए इन हालात से गुजर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनमें से कोई बात भी हकीकत से करीब नहीं है।
हिंदुस्तान में 800 साल हमने हुकूमत की है, बड़े फख्र से हम बताते हैं दुनिया में। लेकिन क्या हमारी आबादी तादाद इससे ज्यादा थी जो इस वक्त मौजूद है? हम अक़लियत में थे उस वक्त भी, हम कमजोर थे उस वक्त भी, इसके बावजूद भी हम बरसरदार थे। 800 साल तक हमने हुकूमत की। लेकिन आज 20 करोड़ 25 करोड़ जो भी आप क्लेम करें, इसके बावजूद भी आप पसमानदा है। इक़्तिसादी तौर पर आप, तालीमी तौर पर पसमानदा हैं, आप समाजी तौर पर पसमानदा हैं, आप सियासी तौर पर पसमानदा हैं, सियासी तौर पर बेवजन और बेवक़्त। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन पे गौर करना चाहिए। बाद लोग ये कहते हैं कि हम तालीमी तौर पे अगर बेहतर हो जाएं, हमारे तालीमी इदारे बना दिए जाएं, गांव-गांव और देहात तक हम स्कूल कॉलेजेस खड़े कर दें, तो शायद हमारे हालात बदल सकते हैं। बाद लोग समझते हैं कि मुसलमानों की माशी हालत बेहतर कर दी जाए, तो शायद हम इन हालात से जूझ सकते हैं। मैं आपके सामने एक मिसाल देना चाहता हूं, हम अपनी तारीख से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से जब मदीना मुंतकिल हुए, किस हालत में हुए आप जानते हैं। जो माइग्रेशन है, जो हिजरत है, उससे हम में से हर आदमी वाकिफ है। मक्के में आपका जीना दो भर कर दिया गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी हज़रत बकर सिद्दीक़, जिस हालत में आपने वहां से हिजरत की, मदीना आने के बाद लुटे पिटे लोग जो मक्के से मुंतकिल होकर मदीना आए थे, मदीना आने के बाद आपने तालीम पे फोकस नहीं किया, पहली प्रायोरिटी नहीं बनाई, मुसलमानों की मईशत को बेहतर करने की तरफ तवज्जो नहीं दी। पहला काम क्या किया? पहला काम यह किया कि वहां का इक़्तिदार हासिल किया, आपने सियासी बालदस्ती हासिल की, आप जितने स्टेप्स उठाकर देखें अल्लाह के रसूल के, मदीना आने के बाद आपने महाजरीन और अंसार के दरमियान मुआख़ात करवाई, आपने अवस और खज़रज के जो कबीले थे उनको एक साथ जोड़ा, आपने यहूदियों से माहिदे किए, और आपने एक स्टेट पहले हासिल की, और स्टेट हासिल करने के बाद, एक ताकत हासिल करने के बाद, फिर वो तमाम काम शुरू हुए। 10 साल, सिर्फ 10 साल, शायद हिंदुस्तान दुनिया की तारीख में इतना बड़ा मोजज़ा आप पेश नहीं कर सकते कि 10 साल में एक कौम की काया पलट गई। तालीमी एतबार से वो दुनिया के इमाम बन गए, तहज़ीब और तमद्दुन के एतबार से वो दुनिया के इमाम बन गए, सियासी एतबार से वो दौर, गवर्नेंस का वो दौर, तारीख आज तक वो ऐसा दौर पेश करने से कासिर है। क्यों? एक स्टेट हासिल करने के बाद, एक पावर हासिल करने के बाद बाकी हालात का बेहतर करना कोई मुश्किल काम नहीं। तालीम भी ठीक हो जाएगी, मईशत भी ठीक हो जाएगी, कल्चरली भी आप इंप्रूव करेंगे, तहजीबी तौर पर भी आप दुनिया के सामने अपनी बात पेश कर सकेंगे। तो पहली चीज यही है कि हम ये समझते हैं हमारी लास्ट प्रायोरिटी और कोई चीज है तो सियासत है, हमारी लास्ट चॉइस कोई चीज है तो सियासत है। हमारे दरमियान जो आदमी कोई काम नहीं कर सकता वो सियासत मैदान में जाता है, और उसके बाद हमारा रवैया भी सियासत के सिलसिले में, यानी आम तौर पे लोग सियासत के बारे में, सियासी अफराद के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते। हालांकि हुकूमत कौन चला रहा है, गवर्नेंस कौन कर रहा है, पॉलिसियां कौन वजह कर रहा है, फैसले कौन कर रहा है, रूल ऑफ लॉ कौन लागू कर रहा है, ये सब चीजें जिन लोगों के हाथ में है। आप जानते हैं कि हमारी सियासत किस रूप में पहुंच गई है कि इस वक्त में पार्लियामेंट के मोर देन 1/3 लोग जो है वो क्रिमिनल लोग हैं, उन पे बड़े बड़े यानी क्रिमिनल चार्जेस हैं, आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। वही आपकी पॉलिसी बनाते हैं, वही आपके मंसूबे बनाते हैं, वही आपके प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि सियासत सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि हम इंतखाबात लड़ें, इलेक्शन लड़ें, पावर में आए। सियासत के दो रुख हैं। एक तो वो लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए से इक़्तिदार तक पहुंचते हैं, हुकूमत में होते हैं या अपोजिशन में होते हैं, फैसले करते हैं, पॉलिसियां बनाते हैं। एक वो तबका होता है
जिसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। सिविल सोसाइटी बुनियादी तौर पे किसी भी मुल्क का क्रीम होता है। वो मुल्क की पॉलिसियों को रोक देता है। वो ये देखता है कि जो पॉलिसियां पार्लियामेंट में और असेंबली में बन रही हैं, वो पॉलिसियां इंसानों के बुनियादी सवालात को हल कर रही है या नहीं कर रही है। वो पॉलिसियां इंसानों की गुर्बत को, बेरोजगारी को, उनकी परेशानियों को दूर कर रही है या नहीं कर रही, और फिर वो पॉलिसी इंटरवेंशन करता है और उसके जरिए से फिर हुकूमतों को मजबूर करता है। वो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करता है, वो प्रेशर पॉलिटिक्स करता है और हुकूमत को मजबूर करता है कि वो ऐसे फैसले करे। मैं मिसाल देना चाहता हूं। यूपीए सरकार जब थी इख्तियार में, यूपीए हुकूमत ने 5 कानून बनाए। 5 कानून बनाए। ये कानून बनाए जरूर हुकूमत ने थे, लेकिन इसके लिए पूरा माहौल तैयार किया था सिविल सोसाइटी ने। एक कानून बना नरेगा का, मनरेगा जिसे हम कहते हैं। सिविल सोसाइटी ने एक इशू खड़ा किया कि एक वेलफेयर स्टेट में हमारे मुल्क की 70% आबादी गांव और देहात में रहती है और उसका रोजी रोजी और रोजगार जो है वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। कभी बारिश आ जाती है, सैलाब आ जाता है, सुनामी आ जाती है तो काम रुक जाता है, वो भूखे मरने लगते हैं। या कभी सूखा पड़ जाता है, महाराष्ट्र में अक्सर सूखा पड़ता है, कभी सूखा पड़ जाता है तब भी रोजगार बंद हो जाता है और लोग भूखे मरने लगते हैं। तो उन्होंने कहा एक वेलफेयर स्टेट में ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भीख न दे, वो लोगों को काम दे, हाथ में काम दे। कानून बना मनरेगा का और अब 100 दिन का रोजगार उन हालात में मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत देने का फैसला किया गया। एक कानून बना। उसके बाद इसी सिविल सोसाइटी ने एक इशू ये खड़ा किया कि हुकूमत के जो पार्लियामेंट में, असेंबली में जो लोग आते हैं, एमपी एमएलए, वो हम भेजते हैं, वो हमारे बारे में फैसला करते हैं। हमें जानने का अधिकार है, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे बारे में फैसले क्या हो रहे हैं। ये सीक्रेसी नहीं होनी चाहिए, हमारे सामने आना चाहिए। जानने के अधिकार के लिए पूरी तहरीक चली, पूरे मुल्क में तहरीक चली। नतीजा हुआ आरटीआई का एक्ट बना। 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के ऊपर में आज आप कोई भी इंफॉर्मेशन सिवाय चंद एरियाज के हर इंफॉर्मेशन हुकूमत से हासिल कर सकते हैं। तीसरा कानून बना आरटीई का, राइट टू एजुकेशन। इसलिए भी सिविल सोसाइटी ने तहरीक चलाई थी। बहुत सारे नाम है, मेरे सामने है पूरी फहरिस्त जो लोग इस मैदान में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसे मुल्क में 65 साल के बाद हमारी आबादी का एक बड़ा तबका ऐसा है जो सिर्फ लिखना, दस्तखत करना नहीं जानता है, इलिटरेट है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है कि वो लोगों को तालीम दे। तो आरटीई का कानून बना, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। 6 साल से 14 साल तक के बच्चे के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अब हुकूमत की जिम्मेदारी है। 2009 में कानून बना था। फिर एक और तहरीक चली। आप जानते हैं कि हर साल ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आती है यूनिसेफ की तरफ से। वो ये बताती है कि दुनिया में कितने भूखे नंगे लोग हैं। आपको हैरत होगी कि दुनिया के 1/3 भूखे नंगे लोग भारत में रहते हैं। आप उठाकर देखिए, अभी रिसेंटली जो आई है, हम कहां खड़े हैं, किस पायदान पे खड़े हैं? बांग्लादेश से नीचे हैं, नेपाल से नीचे हैं, श्रीलंका से नीचे हैं। तो ये तहरीक चली कि साहब हमारे मुल्क में आप जाएंगे, मैंने एक इलेक्शन लड़ा था पार्लियामेंट का, मुर्शिदाबाद में एक जगह है बंगाल के अंदर, जंगीपुर, जहां से पूर्व राष्ट्रपति हमारे प्रणब मुखर्जी साहब वहां से इलेक्ट होकर आए थे पार्लियामेंट। जंगीपुर 70% मुस्लिम आबादी है और वहां वो इलाका है जहां हर साल माल न्यूट्रिशन वजह से स्टार्वेशन डेथ होती है। लोग एक वक्त खाना खाते हैं, एक वक्त में भूखे रहते हैं। मैंने वहां ऐसे लोगों को देखा है जो चावल के साथ नमक से का पानी डाल के खा लेते हैं, दाल भी नहीं उनको मिलती है। 12 साल की उम्र के बच्चे सब नंग दड़ंग रहते हैं, कपड़े नहीं पहनने के लिए। तो हमारे मुल्क में तहरीक चली
और वो तहरीक ये थी कि साहब एक वेलफेयर स्टेट में आप अगर खाना नहीं दे सकते तो कम से कम रेट के ऊपर में, बहुत कम दाम के ऊपर में उनको अनाज फराम कीजिए। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट बना। फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये कहा गया कि जो बीपीएल लेवल के लोग हैं उनको राशन की दुकानों से 2 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो आटा मिलेगा। और आखिरी कानून जो बनाया गया था वो ये था कि एक तहरीक चली थी कि हमारे मुल्क में इतना करप्शन हो रहा है, रिसोर्सेस को इतना का घालमेल हो रहा है, तो कोई ओम्बड्समैन होना चाहिए जो चेक करे हुकूमत के तमाम चीजों को। लोकपाल की तहरीक चली। आप जानते हैं हमारे अन्ना हजारे साहब भी उसके अंदर बहुत रूह रवा थे। दिल्ली के अंदर तहरीक चली, लोकपाल का कानून बना। लोकपाल कानून का बीजेपी ने क्या हासिल किया ये आपको मालूम है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैंने ये जो मिसाल आप सामने पेश की है 5 कवानीन की, ये 5 कवानीन हुकूमत ने बनाए थे इंसानों की बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए। चाहे नरेगा का कानून हो, चाहे आरटीई का कानून हो, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो या आरटीआई हो, आम आदमी के भले के लिए बनेगा। आप इस पूरी तहरीक को उठाकर देखिए, सिविल सोसाइटी के अंदर जिन लोगों के नाम हैं उनको उठाकर देखिए, अन्ना हजारे, अरुणा रॉय, मेधा पाटकर, निखिल दे, अब ऐसी एक लंबी फहरिस्त है, अनिल सदगोपाल। आप पूरी फहरिस्त में से एक मुसलमान नाम निकाल दिखा दीजिए, एक मुसलमान का नाम निकाल दिखा दीजिए। इंसानी समाज जिन मसाइल से जूझ रहा है ये हमारे मसाइल नहीं है क्या? ये जो सिचुएशन है, जो गांव और देहात में जो लोगों को रोजगार की वजह से भूखे मर रहे हैं, क्या वो हमारे लोग नहीं है क्या? तालीम के एतबार से पसमानदगी का शिकार हमारे लोग नहीं है क्या? मैंने तो मिसाल दी आपको मुर्शिदाबाद की कि जहां माल न्यूट्रिशन की वजह से कितने लोग मर जाते हैं। तो इस तहरीक में हमारा पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है? नबी करीम सुन की एक हदीस है जिसमें आपने कहा खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो इंसानों के लिए नफा बख्श हो। जब आपने इंसानों के लिए नफा बख्श होना छोड़ दिया तो आपके लिए हालात पैदा हो गए। गुर्बत को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, नाइंसाफी से लड़ने के लिए, जुल्म के खिलाफ खड़ा होने के लिए हम क्यों नहीं मैदान में आते? आप जानते हैं कि चंद साल पहले दिल्ली में एक गैंग रेप हुआ था, नरभैया का वाकया पूरे मुल्क में मशहूर हुआ। दिल्ली की सड़कों पर आप उस जमाने में अगर आप देखते, आकर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस जमाने में अगर आप देखते दिल्ली के अंदर, तो इंडिया गेट के ऊपर में पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़के, जेएनयू के लड़के, कॉलेज के लड़के, हर शहरी, ऐसा लगता था कि पूरा दिल्ली वहां उमड़ आया। मुसलमानों को तलाश कीजिए उसमें। उसके बाद एक जस्टिस वर्मा कमेटी बनी और यह कहा गया कि कोई ऐसा कानून वज़ा किया जाए, कुछ ऐसे फैसले किए जाएं, कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस लाए जाएं जिसके जरिए से इन मसाइल को हल किया जा सके। जस्टिस वर्मा कमीशन ने एक पब्लिक से मांगा मशवरा कि आपके जहन में कोई मशवरा हो, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, इवन इंडिविजुअल्स, आप बढ़ के फैसले दीजिए। सिवाय एक जमात के मुसलमानों की तरफ से कोई मशवरा नहीं दिया गया। औरत की इफ्फत और अस्मत के सिलसिले में इस्लाम ने क्या तालीम दी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने कहा था एक बात कि एक ऐसा निजाम हम कायम करना चाहते हैं कि एक औरत सना से हिजर मौत तक सोना उछालती हुई जाएगी और अल्लाह के अलावा उसको किसी का डर नहीं होगा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश कीजिए आप। इंसानी समाज दलित है, आदिवासी है, किस जुल्म से, किस हालात से वो गुजर रहे हैं हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हमें सिर्फ अपने हालात का इल्म होता है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है। लेकिन इंसानी समाज जिन हालात से गुजर रहा है उस दर्द को हम महसूस नहीं करते। तो एक पहलू ये है जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है कि ये जो लोग हैं जिनका मैंने जिक्र किया आपसे, इन्होंने अपनी, ऐसा नहीं कि बेरोजगार लोग थे,
अरुणा रॉय सिविल सर्वेंट थी, उनके हस्बैंड दोनों ने जॉब छोड़ लिया और राजस्थान के अंदर अपने आप को वक्फ कर दिया इन्हीं कामों के लिए। मेधा पाटकर आपके यहाँ पड़ी रहती हैं या मध्य प्रदेश में पड़ी रहती हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन चला रही हैं, फलां चला रही हैं, फलां चला रही हैं, लगी हुई। और कई लोग हैं, अभी हर्ष मंदर हैं, आप जानते हैं उनको, गुजरात के कैडर के आदमी थे IAS के, उन्होंने रिजाइन कर दिया था जब मोदी गवर्नमेंट थी। वो आके यहाँ पे दिल्ली के अंदर उन्होंने एक संस्था कायम की है, कारवाने मोहब्बत के नाम से भी एक इदारा कायम किया है, और एक संस्था कायम किया कि स्ट्रीट के अंदर जो बच्चे भीख मांगते रहते हैं उनको उठाते हैं और उनको एजुकेशन की जिम्मेदारी लेते हैं। जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये बात है कि इंसानी समाज जिन मसाइल से, जिन मुश्किलात से जूझ रहा है, अगर ये उम्मत मुस्लिमा खैर उम्मत जिसे कहा गया, नबी अल्लाह कुरान मजीद में कहा गया कुंतुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जिसे पैदा किया गया है तमाम इंसानों के लिए। यानी ये बात समझ लीजिए आप, मुसलमानों को वेलफेयर के लिए नहीं निकाला गया है, पूरी इंसानियत के वेलफेयर के लिए निकाला गया। खैर उन्नास कहा गया, उखरिजत लिन्नास कहा गया। अगर हम इंसानी समाज के मुश्किलात और मसाइब से आंख मूंद लें तो इंसानी समाज हमारे साथ जो कर रहा है वो कर रहा है। अगर हमारा रवैया ये, देखिए मैं कहूं एक गेस्चर जो आपका था उसने वक्ती तौर पे लोगों के दिल और दिमाग के अंदर एक तब्दीली पैदा की थी। वो ये था, ये जो कोरोना के दौरान में माइग्रेंट वर्कर जो थे, जो बाहर लौट रहे थे, हमारे लोगों ने, कुछ मुस्लिम तंजीमों ने, कुछ मस्जिदों की संस्थाओं ने जगह जगह उनके लिए राशन खाने का इंतजाम किया, लंगर लगाए। उसका एक बहुत अच्छा मैसेज गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक तो ये है कि हुकूमत ये तो एक खैर के बहुत सारे काम हम करते हैं, यानी चैरिटी के काम करते हैं, खैर काम करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं करते, लेकिन जो असल काम है जो हमें करना चाहिए वो पॉलिसी इंटरवेंशन का काम है। हुकूमत जो फैसले करती है, हुकूमत जो पॉलिसियां बनाती है, हुकूमत जो इंसानों के मामलात के लिए तय करती है, वो देखिए आप कितनी ही बड़ी चैरिटी कर लीजिए, लोगों की इतने बड़े पैमाने भूख नहीं मिटा सकते। लेकिन हुकूमत का एक फैसला हुआ, नरेगा, करोड़ों लोगों का फायदा हुआ। फूड सिक्योरिटी एक्ट बना, उससे करोड़ों लोगों का फायदा हुआ। कितना करप्शन है, क्या हो रहा है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो एक पहलू तो यह है पॉलिसी इंटरवेंशन का, सिविल सोसाइटी मूवमेंट के अंदर अपने योगदान का। ये पहलू हमारा कमजोर है बहुत ज्यादा, और इस पर हमें तवज्जो देनी जरूरत है। दूसरी बात मैंने आपसे शुरू में कही थी, वो बात यह थी कि सियासी तौर पर आजादी के बाद हम ये बताते हैं, और बात वाकया यह है कि हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन है वो गैर मामूली है। गदर के बाद से लेकर 1947 तक लाखों लोग शहीद हुए हैं, उसका कोई मिसाल नहीं, उसका कोई पैरेलल नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हो गया? पाकिस्तान बना, ठीक है, मैं समझता हूं वो एक हिस्टोरिकल ब्लंडर था, लेकिन पहले 10 साल 15 साल के हालात जैसे कुछ भी रहे हो, लेकिन उम्मत मुस्लिमा ने सियासत को शजर ममनुआ समझ लिया और यह समझा गया कि भाई सियासत तो ये लोग करेंगे, कांग्रेस करेगी, बाकी पार्टियां करेगी, हम इनको वोट देंगे, जो हमारे लिए हमारे जो बुनियादी सवालात हल करते हैं उसके हक में वोट दे देंगे। आप सियासी पार्टियों को वोट बैंक बन गए, सियासी पार्टी को वोट बैंक बन गए। हिंदुस्तान के अंदर दलित, हिंदुस्तान के अंदर ओबीसी, उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हमें अपने आप को सियासी तौर पे बावजन बनाना है, बावकत बनाना है, तो हमें इंतखाबात में, सियासत में आना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, 5 बार समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनाई है। समाजवादी पार्टी का बेसिक वोट 7% यादव वोट है, 7%। आप जाकर मालूम कर लीजिए, फैक्ट्स एंड फिगर निकाल कर देख लीजिए, 7% यादव वोट है। 19% मुस्लिम वोट उससे जुड़ता है और 2-3% और वोट मिलता है। 29% के वोट पर उन्होंने हुकूमत कायम की है। 7% यादव। आज आप देखिए यादवों की हालत उत्तर प्रदेश में, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यादव मिलेंगे, बिजनेस में यादव मिलेंगे,
पॉलिटिक्स के अंदर फैसले करने वाले यादव मिलेंगे। हर जगह यादवों का एम्पावरमेंट हुआ। मायावती खड़ी हुई। मायावती का बेसिक वोट है 11% चमार वोट, उत्तर प्रदेश में 11% चमार वोट। पूरा दलित वोट नहीं मिलता है मायावती को। वाल्मीकि वोट जाता है बीजेपी को और दूसरे वोट जाते हैं। ये 11% वोट चमार वोट मिलता है। 19% वोट जुड़ता है मायावती के साथ में और हुकूमत बनाती है। 4 बार हुकूमत मायावती ने बनाई। आप जाकर देखिए जो तब्दीली आई है दलितों के अंदर, वो आपको हुकूमत में मिलेंगे, ब्यूरोक्रेसी में मिलेंगे, एजुकेशन में मिलेंगे, बिजनेस में मिलेंगे, हर जगह। इसी तरह आप उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में जाइए। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने 3 बार हुकूमत बनाई है, 15 साल तक हुकूमत में रहे। 16% मुसलमान हैं और 14% यादव हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। उन्होंने कहा MY फार्मूले के तहत में, मुस्लिम और यादव फार्मूले के तहत में हम हुकूमत में आ गए। सिर्फ 14% यादव हैं। आप यादव जो गवाले हैं, जो उससे पहले उन्होंने सिर्फ दूध का ही कारोबार करते थे, वो दूध धोना, भैंसे पालना, गाय पालना ही उनका काम था। पावर में आए, हुकूमत में आए, तब्दीली हो गई। आप देखिए उनकी माशी हालत भी तब्दील गई, उनकी एजुकेशन तब्दील गई, उनके ब्यूरोक्रेसी में वो लोग हैं, लेजिस्लेचर में उनके अफराद हैं, वो डिक्टेट कर रहे हैं, वो फैसले कर रहे हैं। और 16% मुसलमानों को क्या मिला? आप जाकर देखिए, आज भी उनके बुनियादी सवालात वहीं खड़े हुए हैं जहां पहले थे। ये अभी ममता बनर्जी 3री बार हुकूमत में आई है। ममता बनर्जी जब हुकूमत में आई तो मुसलमानों के वफद ने उनसे मुलाकात की। तो उनके एक मिनिस्टर हैं मुसलमान, वो उनके साथ में थे। बाद में उनको लेके कहने लगे कि भाई आप लोग तो चाहते थे बीजेपी इख्तियार में ना आए, तो बीजेपी को पावर से हमें बेदखल कर दिया, हम लोग पावर में आ गए। अब आप क्या करते, ये हमारा मसला, वो हमारा मसला, आपका मसला सबसे बड़ा हमने हल कर दिया। अब तालीम और मईशत और ये सब चीजें लेकर क्यों आ रहे हैं हमारे पास में? आप मुझे बताइए, 30 साल कांग्रेस की हुकूमत, 34 साल लेफ्ट की हुकूमत और पिछले 15 साल से टीएमसी की हुकूमत है। मुसलमान सब, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान के माशी तौर पर, तालीमी तौर पर सबसे पसमानदा मुसलमान अगर कहीं है तो बंगाल के अंदर है। 30% है मुसलमान, यानी 28% तो सेंसस का फिगर है, लेकिन अंदाजा यह है कि 30% मुसलमान। लेकिन आप देखिए वो सिवाय वोट बैंक के कुछ नहीं है उनकी हैसियत। तालीमी इदारे खत्म हो रहा है। और अब क्या हो रहा है? अब तो बीजेपी थ्रू ममता बनर्जी डिक्टेट कर रही है। आसाम 34% ऑफिशियली मुसलमान है, वहां अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। एनआरसी का चक्कर चल रहा है, आप जानते हैं। 67% मुसलमान है जम्मू कश्मीर में। पिछले कई सालों से उनके साथ क्या हो रहा है वो आप जानते हैं। और अब उत्तर प्रदेश में जहां योगी सरकार है, 19% मुसलमानों की, अब 20% हो जाएंगे नए संसद में, 20-21%। किस सूरत हाल से हमारा सामना है? तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन का एक ही हल है कि हम सियासी तौर पर जो हमारी बेवजनी है, हमारी बेवकती है, इसको हम खत्म करें। जब मैं सियासी तौर पर बेवजनी खत्म करने की बात करता हूं तो दोनों मैदानों की बात करता हूं। यानी सिविल सोसाइटी के अंदर भी आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और लेजिस्लेचर के अंदर भी आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और यह समझना कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, आज जिन हालात से आप गुजर रहे हैं, सबसे जितने ड्रैकोनियन लॉज हैं, जितने काले कानून हैं, जिसका आज सामना आपको करना पड़ता है, यूएपीए, जिसको भी बंद करना हो उसको यूपीए लगा देते हैं, जिसको बेल नहीं देना हो। यूएपीए किसने बनाया था? 1967 में कानून बना है, कांग्रेस के जमाने में बना। और जब ये दिल्ली, बंबई के अंदर जो बम ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद चिदंबरम साहब ने उसको और ज्यादा ड्रैकोनियन बना दिया। टाड़ा किसने बनाया था? मकोका किसने बनाया था? ये सब ड्रैकोनियन लॉस कांग्रेस के दिए हुए हैं। इसके अलावा भी जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है वो आप जानती हैं।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सिचुएशन है कि हम सिर्फ वोट बैंक बने रहेंगे सियासत में और उसके सिलसिले में हम संजीदगी से गौर नहीं करेंगे, तो ऐसी सूरत हाल का हमको सामना करना पड़ेगा जिससे हम गुजर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि हम तालीमी तौर पे मजबूत हो जाएंगे तो मसले हल हो जाएंगे। आज आप जानते हैं क्या हो रहा है, मदरसों का सर्वे करवाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे आसाम में, उनको बंद किया जा रहा है। यानी आपका जो दीनी ताल्लुक है उससे आपका रिश्ता कैसे काटा जाए। उसके बाद आपकी दूसरे तालीमी इदारों पर पड़ेगा मामला। तो ये समझना कि सिर्फ तालीम पर तवज्जो देने से हमारे मसले हल हो जाएंगे। एक कम्युनल राइट होता है तो आपके करोड़ों के बिजनेस तबाह हो जाते हैं। अभी दिल्ली का राइट जिसमें हमारे ही बच्चों को गिरफ्तार करके उन पर ही इल्जाम लगा दिया, लुटे भी हम, पिटे भी हम, तबाही भी हमारी हुई, मरे भी हमारे ही लोग और इल्जाम भी हम पर ही है। तो दिल्ली के अंदर सिर्फ 3 दिन के कम्युनल राइट में करोड़ों रुपए का बिजनेस तबाह हो गया, करोड़ों रुपए का। यह अच्छी बात है, यानी ये उम्मत की खूबी है। इसके बावजूद भी किसी हुकूमत ने उनको सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ मुसलमानों की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस या मुसलमानों की तंजीमों ने आगे बढ़कर उनको फिर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। मगर मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि सियासत अगर आपके हाथ में नहीं होगी, सियासत में अगर आप मौजूद नहीं होंगे तो आप कितने ही बड़े टावर बना ले, बिजनेस के बड़े बड़े टावर बना ले, आनन फानन वो खत्म हो जाएंगे। अभी आप जानते हैं कि अभी जिन लोगों ने नुपुर शर्मा के मामले पे मुजाहरे किए थे उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ? उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जिन लोगों ने बदतमीजी की उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है अब तक के, और जिसने उस पर एहतजाज किया कानूनी तरीके से उनके घर बुलडोजर से तबाह कर दिए गए। हमारे एक पार्टी के फेडरल वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं जावेद साहब, उनके घर को डिमोलिश कर दिया गया। 2 मंजिला बिल्डिंग थी और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो मसला यह है कि ये सूरत हाल पे अगर हम सिर्फ रोना रोते रहें, आंसू बहाते रहें, मातम करते रहें तो कोई मसला हल होने वाला नहीं। मसले का हल यही है कि हमें सियासत के सिलसिले में अपने रवैये को तब्दील करना चाहिए। जहां तक वेलफेयर पार्टी का ताल्लुक है, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, वेलफेयर पार्टी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी डेट्रीमेंटल है। अगर आप सिर्फ मुसलमानों के नाम से और मुसलमानों के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो आप बीजेपी के हाथ मजबूत करेंगे, और ऐसा ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में रिजल्ट इससे मुख्तलिफ हो सकता था अगर एमआईएम वहां नहीं जाती। मसला यह है कि देखिए, हिंदुत्व को यानी हिंदू कम्युनिज्म को ताकत मिलती है मुस्लिम कम्युनिज्म से। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के लिए बनाएंगे, मुसलमानों को शामिल करेंगे, मुसलमान उसके अंदर रहेंगे फोरफ्रंट में, लीडरशिप में, लेकिन उसके साथ गैर मुस्लिम भी होंगे, अच्छे लोग जो इस कंसेप्ट से इत्तेफाक रखते हो, जो वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट से इत्तेफाक करते हो, जो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स के कंसेप्ट से इत्तेफाक करते हो, जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के कंसेप्ट से इत्तेफाक करते हो, जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के कंसेप्ट से इत्तेफाक करते हो, जो कल्चरल फेडरलिज्म के कंसेप्ट से इत्तेफाक करते हो, ऐसे सब लोगों को साथ लेके। और हमें खुशी है कि 11 साल के अंदर, देखिए सियासत के अंदर लोग ये कह सकते हैं कि 11 साल में आपके पास कोई एमपी नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, लेकिन आपके पास ये होना चाहिए कि सियासत में ऐसा कभी नहीं होता है कि आप मैदान में उतरे और कामयाबी आपने हासिल की। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जितना अच्छा बाहर से नजर आता है आपको सियासत, उतना मुश्किल तरीन काम है सियासत। आप जानते हैं कि बीजेपी कब बनी थी? 1952 में बनी थी। 1952 में इक़्तिदार में कब आई है? पहली बार फुल फ्लेज इक़्तिदार में आई थी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में 1989 में। तो ये और बाकी सब पार्टियों को सिवाय एक एब्रेशन के, आम आदमी पार्टी के, बाकी सब सियासी पार्टियों के दरमियान में यही हुआ है। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद कामयाबी उनको मिली। और एक ऐसी पार्टी जो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करती हो, जो करप्शन के खिलाफ बात करती हो, जो इंसाफ दिलाने की बात करती हो, जो वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट से बात करती हो,
तो वो जो है वो जाहिर है कि उसके लिए खासा मुश्किल है। मगर देखिए बिल आखिर हिंदुस्तान के अंदर लोगों को इस बात पे तवज्जो देनी पड़ेगी। सियासत इस वक्त जिस रुख पे जा रही है उसके मुकाबले में अगर आप इसको वाकई बदलना चाहते हैं तो उसके लिए यही एक रास्ता है। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इसी सूरत हाल के अंदर इस पस मंजर में जो मैंने आप सामने रखा है ये बैकग्राउंड में कायम हुई है और इस पार्टी को आगे बढ़ना है और वो जो मंसूबा हमारे सामने है, वो जो कंसेप्ट हमारे सामने है, वो जो विजन हमारे सामने जिसको हम लागू करना चाहते हैं वो उसी वक्त मुमकिन है जब इसके लिए लोग संजीदगी से गौर करें। हम सियासत को मुस्लिम मफादात की सियासत के ताबे नहीं करना चाहते। हम इंसानों के बुनियादी सवालात बशमूल इंक्लूसिव मुस्लिम इंक्लूसिव यानी मुसलमानों को भी शामिल करते हुए, लेकिन दलित भी है, आदिवासी भी है, कमजोर तबकात भी है, इवन अपर कास्ट के वो लोग जो कमजोर हैं। हमारी सियासत कास्ट और कम्युनिटी के गिर्द नहीं घूमती है, इंसानों के गिर्द घूमती है। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात खत्म करता हूं और मैंने सिर्फ एक बताने की कोशिश की कि क्या हालात हैं, इन हालात तक पहुंचने में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, निगेटिव कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। इन हालात को ओवरकम करना है तो हमें असूद क्या करना पड़ेगा। दूसरों के भरोसे पर आप जिंदगी नहीं गुजार सकते, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद फैसले करने पड़ेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। आपकी गुफ्तगू होने के बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ऑडियंस से, कि अगर आपके जहन में कुछ सवालात या वेलफेयर पार्टी के ताल्लुक से कोई क्वेश्चन या जो भी गुफ्तगू में बातें आई या इसके अलावा भी अगर कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप जो है वो सदर साहब से पूछ सकते हैं, या फिर आपका कोई मशवरा है, कोई सजेशन है जो आप WPI को देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सदर साहब यहाँ मौजूद हैं, जिनका भी सवाल है वो खड़े हो जाएं और सदर साहब को फेस करके वो सवाल पूछे। जी सिस्टर, आप सवाल कर रहे हैं कुछ? सदर साहब, आपने जो कहा कि एजुकेशन के रिलेशन में हम बढ़ रहे हैं, ये है, पर एक बहुत मामूली सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, 2 एग्जाम्पल। जैसे हमारा ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था, उसके लिए हमारी औरतों ने क्या बोलते किसी मसीहा बनने के लिए बीजेपी को साथ दिया और वो आज कानून हमारे आ गया, पर हमें खुद का पर्सनल लॉ ही नहीं पता है। जब क्या बोलते हैं मस्जिद का इमाम जब इमामत के लिए खड़ा होता है, वो हमारे में एकता नहीं है। सबसे पहला बहुत प्रॉब्लम है, हमारे में एकता नहीं है। जब इमाम जब खड़े होते हैं तबलीग करने के लिए तो इसकी उसकी बुराइयां शुरू करते हैं, ताकि हम अपने ही कुरान में क्या लिखा हुआ है, हमारे नबी ने क्या बोला है वो नहीं सिखाया। ट्रिपल तलाक के बारे में कुरान में क्या लिखा गया था, इस्लाम में क्या बोला गया है, उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नापसंद किया था। हमारे पास 2 टाइप के तलाक है, 3 टाइप, अहसन, हसन, ट्रिपल तलाक, पर ये कभी किसी को समझाया नहीं गया। तो मसीहा हम औरतों ने किसको बनाया? उस इंसान को जो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानता था। उन्होंने अपना दिमाग लगाया और एक ऐसा कानून लेके आया। कुछ दिन पहले अभी हिजाब बैन की बात चल रही है, इसमें हमारे अटॉर्नी जनरल ने तो 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक सबमिशन किया। उसमें उन्होंने बोला कि ये हिजाब आजकल ट्रेंड बना है बिकॉज सोशल मीडिया ने इसको बढ़ावा दिया है, पर ये सोशल मीडिया का ट्रेंड नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में लिख दिया है कि औरतों को। मैं सिस्टर आपको इंटरफेयर करूंगा, आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको यही पूछा कि एजुकेशन उन्होंने कहा ना एजुकेशन खाली नहीं है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो आप रख दीजिए। आपकी बात मैंने समझ आ गई। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कि अगर क्योंकि आपकी उम्र तो अभी छोटी है, तो 1947 के वक्त हम कहाँ थे, आज कहाँ खड़े हैं। मुसलमान, आपने 3 बातें अपनी गुफ्तगू में कही है। एक मुसलमानों में इख्तिलाफात हैं, इत्तेहाद नहीं है। हमारे इमाम मसाजिद खड़े होते हैं तो फिर एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक पहली। दूसरी बात आपने कही कि ये जो कानून बना है ट्रिपल तलाक से मुताल्लिक़, उस खुद मुसलमान औरतों ने जाके हिमायत की। और तीसरी बात आपने क्या कहा, थोड़ा तो देखिए 3 बातें बहुत खास जवाब दूं मैं आपको। पहली बात ये थी कि ये अगर आपने हालात देखे होते पहले 70s में 60s में, शिया सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, ये इख्तिलाफात बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा।
लखनऊ में हर बार झगड़ा होता था और देवबंदी बरेली के मुनाजरे चलते रहे। हालात ने सिखाया है और अब ये बहुत कम तकरीबन खत्म। लोगों को अंदाजा होगा कि हम लड़ते रहेंगे तो हम इसी तरह करेंगे। तो ठीक है, वैसा नहीं हुआ तो पिटाई करके हमको साथ मैं अगर आपको थोड़ा रोकूं, अगर आप ये मजलिस में बैठे हैं और अगर हम सारे, आप यहाँ पर सारे जेंट्स बैठे हैं और यहाँ पर एक शिया बैठा है, एक सुन्नी बैठा है और एक देवबंदी बैठा है, अजान होती है। अब इसमें कुछ लोग मौजूद हैं, चलो नमाज के लिए चलते हैं, इसमें से अब इमामत कौन करे, ये टॉपिक आती है। वो बोलेगा कि मैं इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, वो बोलेगा मैं इसके पीछे नमाज, वो वक्त भी आएगा इंशाल्लाह। देखिए मैं बताऊं आपको देखिए हमारे पसंद बोर्ड के all this thing which came in our mind is because your one word that only education is not sufficient. So that all this one minute sir, your education is not even sufficient. You have to come in legislation. Because of their statement, here all the point came in our mind. And what is education she got says so in front. No, all right. I am not arguing. मैं उनको discourage नहीं करता. Point was that you should come in legislation. But so that we should also come. So that the triple talaq point came in our mind. So that the because the ladies were illiterate. So that illiterate. मैं आपके point पे आ रहा हूँ. मैंने उनको negate नहीं किया उनकी किसी जवाब को. मैं भी बताना चाहता हूँ exactly situation क्या है. पहली बात मैं बता रहा हूँ आपको. मैंने कहा था कि हमारे एक ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के एक वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका इंतकाल हो गया, मौलाना तलबे सादिक। वो ये कहते थे कि नमाज जब भी होती थी वो कहते कोई सुन्नी आलिम पढ़ा है मैं उसके पीछे नमाज पढ़ूं। तो ये ट्रेंड आप पैदा होना शुरू हुआ है, ये हो जाएगा कुछ वक्त लगेगा। दूसरी बात आपने कही कि ये जो तरह का कानून बना वो मुस्लिम औरतें ही, देखिए हर समाज में आपको चंद ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो ऐसे लोगों की हिमायत करें, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड ने इसके खिलाफ 5 करोड़ मुसलमानों के सिग्नेचर जमा करवाए हैं लॉ कमीशन में, जिसमें 3.5 करोड़ से मुस्लिम विमेन और इसके अलावा करोड़ों नहीं लाखों की तादाद में हर बड़े शहर में मुजाहिर वो सब इग्नोर कर दिया। वो चंद गिने चुने लोग जो है वो लोग कह रहे हैं ऐसा होगा इसलिए उनके क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो हमारे पर्सनल लॉ को डिस्टर्ब करना चाहती है। वो एक के बाद नहीं रही। अभी आपके सुप्रीम कोर्ट में 5-6 पिटीशन फाइल किए गए हैं पर्सनल लॉ के एक पिटीशन के खिलाफ। तो देखिए वो तो ये तो कर रही है, तो दैट उसके लिए वही तरीका है ना। आप भी जब जाएंगे पावर में आएंगे लेजिस्लेचर में आएंगे तो आप इसको रोक सकते हैं। और एक बात आपने हिजाब के बारे में की, तो हिजाब के सिलसिले में भी देखिए ये तो अब हर आदमी जानता है और हमारे मुसाफिर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। आपने अभी 3-4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत शानदार इसके ऊपर आर्गुमेंट किया। आप पूरा उठाकर देखिए लाइव लॉ जो है उसके ऊपर सब बहस आ रही। तो ये देखिए एक अच्छी अलामत ये हो रही है। आप देखिए कि ये जो नमाज कोई पढ़ता है बाहर में उसको रोका जा रहा है, अजान होती है उसको रोका जा रहा है, मदरसों को रोका जा रहा है। क्यों? आप इस पर गौर कीजिए। जब आप बाहर नमाज पढ़ते हैं तो गैर मुस्लिम ये देखता है कि एक ही सफ के अंदर महबूब अयास खड़े हुए, वली अमीर ऊंचा नीचा कोई फर्क नहीं। खुदा के सामने आप झुकते हैं तो आपका तरीका इबादत उनको अपील करता है। तो ये सब रास्ते आपके हटा देना चाहते हैं ताकि वो प्रभावित ना। चलिए बहरहाल ये तफसीली मौजूद है, इस पर किसी और वक्त बात करेंगे। हमारा मौजूद तो दूसरा था जिस पर हमने बात की है। तो मैं वापस ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोग्राम है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा स्पेसिफिक हो, हमारे पास वक्त भी कम है। एक सवाल ही भाई की तरफ से आ रहा है। माइक कासिम साहब आपने जो गुफ्तगू की वो बहुत ही तफसीली गुफ्तगू की और उसमें जो है वो बहुत सी मालूमात हमारे सामने आई। मेरा एक सवाल ये है सियासी तौर पर कि जो अभी आपने बात की वो मादी की सियासत पे आपने ज़्यादा बात की उस पर, लेकिन मौजूदा हालात हमारे सामने जो है वो ये है कि मोदी हुकूमत सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई मुसलमानों के सामने। और आप जो बात कर रहे हैं कि मतलब जो सियासी पार्टी होनी चाहिए और इस पे जो है वो काम होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हम 2019 और 2014 के इलेक्शन देखें पार्लियामेंट के,
ऐसे वक्त में जब मोदी हुकूमत जो है वो बहुत ही जोर शोर से गालिब थी, और इसमें जो है वो जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, छोटी पार्टीज हैं, उनका वोट शेयर आप देखें, आप समाजवादी पार्टी का वोट शेयर देखें वो 1.5% है नेशनल लेवल पर, एसपी का बीएसपी का देखें वो 1.25% है, और जितनी भी पार्टियां हैं उनके सबका वोट शेयर जो है वो 2% के अंदर है। AIADMK जो है वो एक वाहिद पार्टी है जिसका वोट शेयर जो है वो तकरीबन 2.5% के लगभग आता है, और 2014 में और 2019 में जो है वो कांग्रेस का वोट परसेंट जो है वो 20% के करीब रहा है, वो खसका नहीं है, वो मुतासिर नहीं हुआ है। तो मुझे आप ये बताइए कि एक ऐसे वक्त में हम कौन सी जमात को साथ दें? क्या वो जमात को साथ दें जो जिसका वोटिंग परसेंट जो है 20% है, या उस जमात को साथ दें जिसका वोटिंग परसेंट जो है वो कहीं 1.5% है, कहीं 2% है, कहीं पे 0.0% है, तो कहीं पे जो है वो वजूद ही नहीं है। तो ऐसे वक्त में जो है हमारी सियासी कुव्वत और सियासी ताकत और वोट की ताकत जो है वो क्या बेईमानी नहीं हो जाएगी अगर हम ऐसी जमातों का साथ देते हैं? सही सवाल किया मैं वैसे बगल से देखिए, पहली बात तो ये जो आपने बताया कि बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, बात यह है कि बीजेपी को 2014 में तमाम तर उसके बावजूद जो वोट मिला था वो 31% था, 31%, 69% वोट अपोजिशन के पास था, वो बढ़ा हुआ था, इसलिए वो पावर में आ गई। 2019 में बीजेपी का वोट बढ़कर 37% हुआ, फिर भी अपोजिशन वोट ज्यादा है, लेकिन वो बिखरा हुआ है। तो अगर आपको 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को हराना है तो अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, नंबर 1, पहली बात। और अपोजिशन को ये एहसास हो गया, अपोजिशन पार्टियों को, अभी पूरी तरह नहीं हुआ लेकिन ये हो रहा है कि अपने सर्वाइवल भी, अगर वो अपना सर्वाइवल चाहती है तब भी उसे एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि 1%, 2%, 2.5% वोट है, वो रीजनल पार्टियां हैं, वो ऑल इंडिया पार्टियां नहीं है। ऑल इंडिया पार्टी सिर्फ कांग्रेस है बीजेपी के अलावा, इसलिए उसके पास 20% वोट है। बाकी समाजवादी पार्टी भी एक रीजनल पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी एक रीजनल पार्टी है, AIADMK भी एक रीजनल पार्टी है, DMK भी एक रीजनल पार्टी है, TRS भी एक रीजनल पार्टी है, TMC भी एक रीजनल पार्टी है। तो रीजनल पार्टी की ताकत को आप स्टेट लेवल पर देखिएगा, उस स्टेट। तो लेकिन अगर ये तमाम 2.5%, 2%, 3% वोट एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तब आप बीजेपी को डिफीट दे सकते हैं, नंबर 1। उसमें अब आप ये सवाल आपने नहीं कहा, लेकिन वो आपके इसके अंदर ये सवाल पोशीदा है कि उसमें फिर आपकी पार्टी आ जाए मैदान में तो आपको वोट काटेंगे, सिर्फ यही कहेंगे ना, तो आप फिर वही बीजेपी के लिए रास्ता हमवार करेंगे। तो हम तो ये नहीं कह रहे आपको कि आप 543 सीटों पर हमें सपोर्ट कीजिए। हमने 2019 में सिर्फ एक सीट लड़ी थी पार्लियामेंट, एक सीट, और असेंबली की सीट भी हम ऐसे ही लड़ते हैं जहां 1-2 जहां पर हमको तवक्को होती है कि हमको अच्छा खासा साइजेबल वोट मिल सकता है। जाहिर है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पहली बार में इलेक्शन नहीं जीत सकती, एक इलेक्शन लड़ेगी, हारेगी, दूसरा इलेक्शन लड़ेगी, हारेगी, तीसरा इलेक्शन लड़ेगी, जीतेगी। तो अगर आप उस पर तजुर्बा ही ना करें, आप कहें नहीं अभी तो बीजेपी को हराना है इसलिए आप बैठ जाइए, तो फिर बीजेपी का इशू हमेशा रहेगा। अब बीजेपी के इशू को आप खत्म नहीं कर सकते इंडियन सियासत से, वो ये रहेगा। तो इसलिए हमको उसी में अपने लिए स्टेप बाय स्टेप 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, इसलिए हमने बताया ना, हमने लोकल बॉडी से अपने काम का आगाज किया था। लोकल बॉडी में हमारा ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। हमने 42 सीट जीती थी पहली बार केरला में, अब की बार 65 सीटें, अब की बार हमारा अंदाजा है कि हम 130 सीटें जीतेंगे, इसलिए कि वो उसी तरह से बढ़ रहा है। इसी तरह कर्नाटक में हमने पहले 11 सीट जीती थी, अब हमने 50 सीट जीती। तो इस तरह से वो चीजें बढ़ेंगी लोकल बॉडी के अंदर, और लोकल बॉडी में हमारे लोगों का परफॉर्मेंस बहुत गैर मामूली, बहुत अच्छा है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो हम सियासत देखते हैं, अब सियासत को अगर बीजेपी के हव्वे से लोगों को निकलना है बाहर, बीजेपी सिर्फ हमारा इशू नहीं है, बीजेपी इस मुल्क के हर इंसान का इशू है। इसलिए कि वो तो पूरी अपनी डेमोक्रेटिक सियासत, डेमोक्रेटिक इथोस को भी खत्म करना चाहती है। इसलिए हर आदमी का अंदाजा हो गया कि बीजेपी को अब पावर से हटाएंगे नहीं तो चंद दिन के बाद हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब आइंदा आने वाले इलेक्शन में, चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, चाहे वो
पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि तमाम ही सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पर है, तभी जाकर आप बीजेपी को डिफीट क्या वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया गठबंधन में जाएगी या मतलब सिंगल पार्टी पे जा चुकी? देखिए, हमारी कोशिश यही होगी कि हम गठबंधन का पार्ट बना सकें, और हम बात कर रहे हैं लोगों से। लेकिन जाहिर है, देखिए, गठबंधन जब भी बनता है किसी पार्टी को, जब भी आदमी स्पेस देता है, जब उसके पास वोट होता है। तो अभी जाहिर है कि हमारा तकरीबन गठबंधन हो गया था बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम के साथ में, लेकिन फाइनली वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। उसकी और रीजन है। अलबत्ता केरला में लोकल बॉडी में हमारा गठबंधन था यूडीएफ के साथ में। तो जहां जैसी सिचुएशन होती है वहां वैसा होगा। तो हमारी पहला प्रेफरेंस तो गठबंधन ही है, लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता है तो तब भी हम 1-2 सीटें लड़ेंगे। जी, आखिरी सवाल मोहतरम से, फिर उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को एंड करेंगे। अस्सलामुअलैकुम साहब, आमतौर पर इलेक्शन आता है तो वोट कटवा पार्टियां भी आ जाती हैं, बी टीम पार्टियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। आपका क्या शुमार हो सकता है? नंबर 1, आज की मजलिस में आपने भी कहा कि हमारे साथ गैर मुस्लिम भी है, क्या कोई आपके साथ या आपकी पार्टी में ऐसे लोग हैं बिरादरान वतन जिनका आपने जिक्र किया? देखिए, हमारी नेशनल टीम, हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट हैं रविशंकर त्रिपाठी, ये यूपी के हैं। हमारे पार्टी में सदर के बाद नेशनल प्रेसिडेंट बाद में दूसरी बड़ी पोजीशन होती है, वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। वो है सुब्रमण्य आर्मुगम, वो तमिलनाडु की है, वो उसमें है। फिर एक अजित यादव है, ये नेशनल लेवल की टीम बता रहा हूँ जो यूपी से आते हैं। उसके अलावा केरला के एक दलित लीडर हैं जो उन्होंने अच्छा खासा काम किया था दलितों के अंदर, वो भी हमारी पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये नेशनल टीम है और स्टेट में भी हर जगह ऐसा है। अभी गैर मुस्लिमों की साइजेबल पॉपुलेशन हमारे साथ में नहीं है। उसकी वजह बता रहा हूँ, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम ने तजुर्बा बहुत देर से शुरू किया है। दलित पॉलिटिकली पावर हो चुके हैं। ओबीसी के अंदर भी देखिए, उत्तर प्रदेश में आप जाइए 2% आबादी जाटों की, नहीं सॉरी, 2% आबादी जो है वो जाट की है। जाट जो वेस्टर्न यूपी में है, उनकी एक पार्टी है जो अजीत सिंह की पार्टी थी, चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी। चौधरी चरण सिंह 2% के रहनुमा थे, वो एक बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन चुके। तो हर तबके ने, हर कास्ट में, हर कम्युनिटी ने पॉलिटिक्स के अंदर अपना एक स्पेस बना लिया। तो अब जो लोग वाकई किसी वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स के हक में होते हैं वो हमारे साथ कर रहे हैं। तो आ रहे हैं लोग धीरे धीरे, लेकिन जिस दिन देखिए बताओ, जैसे ही हमारे लिए एक ओपनिंग हो जाएगी पार्लियामेंट में या असेंबली में, उसके बाद फिर लोगों का ताला बन जाएगा। एक आखिरी सवाल जी, इसके बाद मैं इरफान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ आ जाए वोट ऑफ थैंक्स के लिए। टाइम हमारे पास बहुत कम है। थैंक यू। आई एम सो सॉरी, मैं इंग्लिश में बोलूंगा बिकॉज़ आई एम वेरी कंफर्टेबल। ओके, आई एम एडवोकेट तनवीर निजाम, लीडिंग काउंसिल इन द बॉम्बे हाई कोर्ट इन क्रिमिनल लॉ। देयर आर 2 issues in front of us. When you go to the police station, most of the cases are against Muslims, and Muslims are regarded as criminals in Mumbai at least. When you go to the family court, it's all full of burkhawalis. So you can imagine this community is leading in 2 very devastating areas. One is family law and the other is criminal law. Third, in terms of education, Urdu schools are all dissipating. What is Welfare Party of India deciding for these actions, at least in these areas? देखिए, असल में ये जितनी बातें आपने कही है कि सोशली भी हम
रिसीविंग एंड पर हैं, हमारी औरतें फैमिली कोर्ट्स के अंदर मौजूद होती है। आपने कहा पुलिस क्रिमिनल भी हमारी कौम में है। अगर आप ये गौर करेंगे कि ये सब चीजें क्यों होती है, तो जिस कौम के पास रोजी रोटी ना हो, जिस कौम के पास पावर ना हो, जिस कौम के पास एजुकेशन ना हो, उसके अंदर ये सिचुएशन पैदा होता है। आप जाइए अमेरिका में, सबसे ज्यादा ब्लैक लोग आपको जेलों में मिलेंगे, सबसे ज्यादा उनके हालात खराब मिलेंगे, क्रिमिनल भी उनके अंदर बहुत मिलेंगे। उसकी वजह क्या है? उनको पुश किया गया, दबाया गया, पीसा गया। तो जब एक कौम के अंदर ये सब चीजें आती हैं तो उसके अंदर दूसरे रास्ते शुरू होते हैं। जिस दिन आप इस कौम को एलिवेट कर देंगे, उठा देंगे, खड़ा कर देंगे, बराबर ले आएंगे दूसरों के, वो सब चीजें क्या खत्म हो जाएंगे। इसलिए तो हम कह रहे हैं आपसे, हमारे नजदीक इन सब का हल यही है कि आप पॉलिटिकली जो वेटलेसनेस आपके अंदर आ गई है उसको खत्म करके आप बावकार हैसियत में आइए, तो आपके तमाम मसाइल हल होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ पॉलिटिक्स, बाकी सब काम आप कर ही रहे हैं, करते रहिए, लेकिन जो काम आप छोड़े रखे हैं अब तक के, जो लायक है आपके यहाँ, वो यही है। बहुत सारे लोग, आपको बताएं कि जेलों में हमारे लोग बंद हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर कोई इल्जाम नहीं है। मैं तो मिसाल के तौर पर मैंने बताया ना आपको कि अभी ये जिक्र कर रहे थे दिल्ली के दंगों का, सीए एनआरसी की जिन लोगों ने तहरीक चलाई थी, उनकी यानी 20-25 लोग दिल्ली के अंदर सिर्फ सीएनआरसी की तहरीक के जुर्म में गिरफ्तार है। इल्जाम उन पे दिल्ली दंगों का है और उन पे कोई सब्सटेंशियल उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, सब फैब्रिकेटेड चार्जेस है, लेकिन यूएपी लगा हुआ, 2 साल से बेल नहीं मिली। तो ऐसे लोग भी आपको पूरे मुल्क में मिलेंगे। जब नरसिम्हा राव साहब ने टाडा का कानून बनाया था, 67,000 लोग गिरफ्तार हुए, 1% कन्विक्शन हो गया, 1%, और 67,000 लोग कितने मुसलमान थे हो गया आपको मालूम। तो मैं ये कह रहा हूँ समझे कि हर तरह के चार्जेस आप पे लगते हैं, लेकिन इन सब का हल वही है कि आप पावर में आइए, पावर शेयर कीजिए, पावर का पार्ट बनिए, तो आपको फाइनली मैं हमारे मुंबई के वाइस प्रेसिडेंट इरफान खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके सामने वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। पहले हारेंगे, फिर हराएंगे, फिर जीतेंगे, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब ने कहा है। मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए जिम्मेदारान और बिजनेस कम्युनिटी के मेहमान, तमाम लोगों का शुक्रगुजार हैं हम लोग कि आप लोगों ने हमारे एक बुलावे पे, पैगाम पे आए और इंटरेक्शन सेशन का पार्ट बने और हमारे सदर कासिम रसूल इलियास साहब के साथ बातचीत की। तो हमें उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए हमारी पार्टी कायम की गई है और ये सेशन रखा गया है, उसको आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। और तमाम लोगों का सामने मजलिस का शुक्रगुजार हैं हम लोग कि आप लोग आए और हम लोग को हिम्मत अफजाई बख्शे। अब इसी के साथ इख्तिताम हो रहा है प्रोग्राम का खत्म होने का, और खाने का भी इंतजाम किया गया, आप सभी खाना खाकर जाएंगे। मास्सलाम, शुक्रिया, थैंक यू।